कहानी है एक ऐसे गांव की जहां एक बूढ़ी माँ अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। एक थी काली जिनकी त्वचा सांवली थी, लेकिन दिल बहुत साफ था, और दूसरी थी गोरी जिसके चेहरे पर चमक तो बहुत थी, लेकिन दिल में घमंड था। माँ की आंखों को गोरी की चमक तो दिखती थी, लेकिन काली की मेहनत उसे कभी नहीं दिखाई दी। अरे काली, कब उठेगी तू? गोरी तेरे से पहले उठकर मंदिर चले जाती है और तू अभी तक चारपाई पर पड़ी है। कुछ तो शर्म कर इस घर के लिए। माँ, मैं सुबह से लगी हूँ। चूल्हा जलाया, रोटियां सेकी, भैंस को चारा डाला, आपका तेल भी गर्म कर दिया मालिश के लिए। थोड़ी देर बैठ गई तो क्या गुनाह हो गया? तेरे जैसी निकम्मी के हिस्से में सिर्फ शिकायत ही बची है। गोरी को देख कैसी लाज शर्म वाली लगती है। उसके नैन नक्श तो परी जैसी है, लेकिन तू तो तेरे बाप जैसी बदसूरत निकली। अरे माँ, अब इसे बोलना भी छोड़ दो। इससे अच्छा तो मैं ही सब काम कर लूंगी। कोई मेहमान आ गए तो क्या सोचेंगे? ये काली तो दूर से ही डराने लगे। मैं बदसूरत हो सकती हूँ माँ, लेकिन मेरा दिल तो साफ है। आपने मेरी मेहनत देखी है। मैंने अपनी पूरी उम्र इस घर में लगा दी, लेकिन आपने कभी मेरे सर पर हाथ नहीं फेरा। सर पर हाथ जब फेरू जब तू इस घर का नाम रोशन करें। तेरे हिस्से में तो सिर्फ झाड़ू पोछा ही लिखा है। जिस दिन तू किसी सेठ की नजर में आ गई, उसी दिन मैं तुझे अपनी बेटी मान लूंगी। काली का चेहरा झुक गया। बहन, तेरा रंग जितना काला है ना, तेरी किस्मत भी उतनी काली है। कोई तुझे बिहाने नहीं आएगा। तेरा घर हमेशा यही रहेगा, चूल्हे की राख में और माँ के तानों में। हे भगवान, क्या रंग ही सब कुछ होता है? क्या मेरा प्रेम, मेरा त्याग, इनका कोई मोल नहीं? मेरी भी किस्मत कभी उजली होगी। चल भाग यहाँ से और कुएं से पानी भर कर ला। तेरे जैसे लोग भावुकता में आकर क्या पाएंगे? यही तेरी असली जगह है। काली रोती हुई वहां से चली जाती है। जब समाज रूप देखता है तो गुण अक्सर धूल में दब जाते हैं। ऐसा ही कुछ सोचते हैं गांव के प्रसिद्ध व्यापारी रामलाल और उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी। सेठ को अपनी बहू में सिर्फ गोरी चमक चाहिए, चाहे वह भीतर से कितनी भी खोखली क्यों ना हो। लक्ष्मी, अब वक्त आ गया है कि हमारे बेटे की भी शादी कर दी जाए। हमारे पास सब कुछ है, दौलत, दुकान, बस एक बहू और चाहिए जो हमारी शान को और ऊंचा करें। हाँ जी, मैं भी यही सोच रही थी। बेटा अब शादी लायक हो गया है, पर हमें लड़की ऐसी चाहिए जो सिर्फ सुंदर नहीं, समझदार भी हो, घर संभालने वाली, संस्कारी और सीधी सादी। हाँ, लेकिन देखो आजकल की दुनिया दिखावे की है। लोग पूछते हैं बहू कैसी दिखती है, कितना सुंदर चेहरा है, और ऐसे में मैंने एक नाम सुना है, गोरी बूढ़ी माई की छोटी बेटी। ऐसा लगता है जैसे चांद ही नीचे उतर आया हो। हाँ, मैंने भी सुना है उनके बारे में, लेकिन बड़ी काली काम में बहुत ही होशियार है। घर का सारा काम वही करती है। गोरी तो बस आईने में ही उलझी रहती है। कामकाज कौन देखता है? लक्ष्मी, हमारे पास नौकर है। बर्तन धोने के लिए हमें तो एक ऐसी बहू चाहिए जो किसी भी प्रोग्राम में जाए तो लोगों के मुंह से वाह निकल जाए। लेकिन क्या सुंदरता ही सब कुछ होती है? अगर स्वभाव ठीक ना हो तो घर नरक बन जाता है, और अगर बहू में ममता नहीं तो सौंदर्य किस काम का? अरे भाग्यवान, तू तो पुरानी सोच वाली बातें करती है। देख, समाज को दिखाने के लिए एक सुंदर बहू से ज्यादा कुछ नहीं होता, और गौरी इस गांव की सबसे सुंदर लड़की है। हमारा नाम उसके साथ जुड़ते ही चर्चित हो जाएगा। आप अपनी सोच में गौरी की सुंदरता देख रही हो, लेकिन मैं उसकी आंखों में घमंड और अकड़ देखती हूँ। मैं डरती हूँ कहीं वह हमारे बेटे को तकलीफ ना दे।
अब तुम ही बताओ, जब गौरी जैसी लड़की हमारे घर में बहू बनकर आएगी तो हमारा कितना मान सम्मान होगा। और वह काली, वह तो लोगों के तानों का विषय बन जाएगी। बिल्कुल, पर क्या हमने ये सोचा है, अगर गौरी को रिश्ता ना पसंद आया तो या वह इस रिश्ते को सिर्फ दिखावा समझे? पसंद आना और ना आना उसका काम नहीं। जब रिश्ता लाल हरिराम के यहाँ से जाएगा तो वह बुढ़िया और उसकी बेटी मना नहीं कर सकेगी। गांव में हमारा नाम ही काफी है। ठीक है, पर एक शर्त है, अगर लड़की का व्यवहार मुझे पसंद नहीं आया तो मैं ये रिश्ते के लिए नहीं मानूंगी। मुझे मंजूर है, कल ही चलते हैं उनके घर रिश्ता लेकर और देखते हैं उनका सिर कैसे गर्व से ऊंचा होता है। जिस दरवाजे पर कभी उम्मीद में दस्तक नहीं दी थी, आज वही रिश्ते का पैगाम आया। सेठ लाल हरिराम और उसकी पत्नी लक्ष्मी बुढ़िया के घर रिश्ते की बात करने पहुँचे। अरे सेठ साहब, आप और लक्ष्मी बहन जी भी साथ आए, कहिए कैसे आना हुआ? राम राम बहन जी, आपके घर की तारीफ सुनी थी, खासकर आपकी गौरी बेटी की सुंदरता की। हम अपने बेटे के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। गौरी के लिए? सेठ साहब, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? इतने बड़े घर से रिश्ता मेरी बेटी के लिए? नहीं बहन जी, हम मजाक नहीं करते। आपकी बेटी हमारी बहू बने, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? माँ, क्या हो रहा है? अरे सेठ जी, सेठानी जी, आप लोग। बेटी, ये लोग रिश्ता लेकर आए हैं तेरे लिए। देखा, मैंने कहा था ना, तू ही हमारे घर की किस्मत है। बेटी, हमारे बेटे को ऐसी ही संस्कारी और सुशील लड़की की तलाश थी। अब आप सभी राजी है तो हम जल्दी ही सगाई करना चाहेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर ऐसा घर मेरे लिए आए तो किस्मत खुद कदमों में बैठ जाए। सेठ जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि गौरी की शादी आपके यहाँ होगी और मेरी गरीबी भी मानो मिटी जाएगी। बेचारी काली रसोई घर से ये सब कुछ सुन रही थी और सोच रही थी, हर बार मेरी ही आंखें क्यों नम होती है? क्या सुंदरता ही रिश्ते लायक होता है? मेरे हाथों में मेहनत की लकीरें हैं। बहन जी, हम कल फिर आएंगे। शगुन और तैयारी लेकर आप बस बेटी को तैयार रखिए। मैं तो अभी से सोने की चूड़ियां लाल जोड़ी का सपना देख रही हूँ। माँ, अब देखना, मैं इस घर को आसमान बना दूंगी। हाँ बेटी, तू तो देवी है, तेरे कदम ही इस घर की किस्मत खोल देंगे। हम चलते हैं बहन जी, शुभ दिन तय करके खबर भिजवाएंगे। गौरी का रिश्ता पक्का हो गया। वहीं काली की आंखें भीग गई। मेहमान चले जाते हैं, उनके जाते ही गौरी और बूढ़ी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। बिटिया देख, भगवान ने तेरे पर कैसी कृपा की है। सेठ सेठानी जैसे लोग तुझे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। तेरी सुंदरता ने पूरे गांव को रोशन कर दिया है। अरे माँ, मैंने कहा था ना, मैं आम नहीं खास हूँ। ऐसी शक्ल देखी है किसी ने इस गांव में जो देखे बस देखता रह जाए। तेरी किस्मत तेरे चेहरे पर लिखी है। बेटी, जिस दिन तू पैदा हुई थी उसी दिन में समझ गई थी कि यह लड़की हमारे भाग्य। और वो काली माँ, अब तो पक्का हो गया, उसे तो कोई रिश्ता भी नहीं भेजेगा। उसे पर झाड़ू पकड़ा दो और चुप रहने को कहो। हाँ ठीक कहती है तू, काली तो जन्म से ही बोझ है। जिस दिन तेरी शादी होगी उसी दिन मेरी छाती से एक बोझ कम हो जाएगा। और वहीं काली दरवाजे के पीछे खड़ी थी और उसके कानों में हर शब्द तीर की तरह चुभ रहे थे। मेरे हिस्से में तो बस काम है, अपमान है। माँ की एक मुस्कान तक नसीब नहीं होती। क्या रंग ही सब कुछ होता है? क्या एक बेटी की मेहनत कुछ नहीं? पूरी रात गौरी सपनों में खोई रही और बूढ़ी उसके सपनों को संजोती रही। कुछ वक्त के बाद गौरी की शादी हो जाती है।
शादी सिर्फ दो लोगों का संबंध नहीं, दो परिवारों का संबंध होता है। लेकिन जब रिश्ता सिर्फ चेहरे से जोड़ा जाए, तब रिश्ता टूटने में भी देर नहीं लगती। शादी बेटा रमेश, अब तेरी जिंदगी की नई शुरुआत है। गौरी बहुत सुंदर हैं। अब बस वह इस घर की इज्जत को बढ़ाए, यही उम्मीद है। जी पिताजी, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे समझने और अपनाने की। बिटिया, अब ये घर तेरा है, तू इस घर की बहू है। जैसे लक्ष्मी घर में पर रखती है, वैसे ही तू आई है। देखती हूँ पहले तो मेरी पसंद की साड़ी 2 सिल्क की बनी हो, नहीं तो मैं कुछ काम नहीं करूँगी। साड़ी अभी तुम आराम कर लो, बाकी बाद में। शादी के दूसरे दिन ही गौरी ने घर का रंग बदलना शुरू कर दिया। न तो विनम्रता और न कोई सेवा, वह सिर्फ हुक्म और ताने दे रही थी। सब सोच रहे थे बहू पूजा करेगी, वहाँ वहीं दिन भर बिस्तर में पड़ी रहती थी। हे भगवान, ये लड़की तो बिल्कुल अलग है, ना मुंह मीठा ना व्यवहार। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। गौरी माँ कह रही थी, तुम जरा घर के कामों में हाथ बटाओ, पूजा की थाली ही बना दो। क्या मैं नौकरानी हूँ? तुम्हारी माँ क्यों नहीं समझती कि मैं कोई गांव की लड़की नहीं हूँ? मैं आराम करने आई हूँ, सेवा करने नहीं। बेटा, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। ये लड़की तो दिन पर दिन घर में अशांति फैला रही है। हर बात में झगड़ा और चेहरे पर ताना। अब हम क्या करें? धीरे धीरे गौरी का असली स्वभाव सबके सामने आने लगा। उसकी सुंदरता अब बोझ बनती जा रही थी, क्योंकि अंदर से वह सिर्फ घमंड और स्वार्थ से भरी थी। बिटिया, शादी सिर्फ सोने के गहने पहनने से नहीं निभाती, तुम्हें रिश्तों को संजोना भी आना चाहिए, वरना ये घर भी तुम्हारे लिए अजनबी बन जाएगा। मुझे उपदेश मत दो, मैं तुम्हारे बेटे की बीवी हूँ। माँ बनकर मत दिखाओ। मुझे जैसी जिंदगी चाहिए, मैं वैसी ही जिंदगी जीऊंगी। मैंने तुम्हें अपना समझा, लेकिन तुमने इस घर का मजाक बना दिया। अब ये रिश्ता मुझे सता रहा है। शायद हमने चकाचौंध में देखा और गहराई में नहीं झांका, और अब भुगत रहे हैं। जिस बहू को वह देवी समझ बैठे थे, अब वह रोज इस घर को अपमानित करती थी। इन सभी बातों से परेशान होकर सेठ गौरी की शिकायत करने बूढ़ी के पास जाते हैं। बूढ़ी: बहन जी, हमें लगता है हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमने आपकी बेटी को बहू बनाकर अपनी जिंदगी दी या तूफान बुला लिया है। हमने सोचा था हमें एक सजी सवरी बहू मिलेगी, पर जो मिला है वह सिर्फ सोती है, झगड़ती है और घर का चैन छीन लेती है। नहीं नहीं, वह ऐसी नहीं है। वह तो बचपन से सीधी शादी और समझदार रही हैं। अगर वह सीधी है तो सीधी लड़की से आग जल रही है। हमारे घर में हर बात पर झगड़ा, हर बात पर ताना। रमेश की हालत देखिए, अब तो वह बात करने से भी डरता है। ना तो वह सेवा करती है, ना सास ससुर की इज्जत। यह समझ लो हमारी तो नाक ही कट गई थी। हो सकता है नई जगह की परेशानी हो, थोड़ा समय दीजिए, वह ठीक हो जाएगी। शायद वह आप लोगों को समझ नहीं पा रही हो। समझ नहीं पा रही तो शादी, क्योंकि हमने उसे रानी बनाकर कर बुलाया था। लेकिन वह तो सास ससुर को नौकर बना रही है। घर की इज्जत बहू से होती है, लेकिन वह तो मोहल्ले में हमें शर्मिंदा करवा चुकी है। अब लोग ताने देते हैं, देखो सेठ की बहू कितनी घमंडी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी ऐसा करेगी। शायद मैंने कुछ गलत फहमी पाल ली हो। गलत फहमी तो हमें हो गई थी। आपके घर पर आकर बहन जी बस चेहरा देखा, दिल की गहराई नहीं देखी। अब भुगत रहे हैं। बूढ़ी
को बहुत ही बड़ा झटका लगा, लेकिन फिर भी वो अपनी गोरी की तरफदारी कर रही थी। उसे लग रहा था दुनिया गलत है, उसकी बेटी नहीं। हर लड़की कुछ समय लेती है नए घर में डलने के लिए, आप लोग उसे समझाइए। अभी वह बच्ची है, छोटी है। आप उसे छोटा मत कहिए, बस घमंड है उसे अपनी सुंदरता का, और उस घमंड ने ही हमारे घर को जहन्नुम बना दिया। अगर आज हमने आपको बताने की हिम्मत ना की होती, तो कल हमारा बेटा खुद घर छोड़ देता। हमारी बहू बनने लायक नहीं थी आपकी बेटी। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप रिश्ता तोड़ना चाहते हैं? अभी नहीं, लेकिन अगले कुछ दिनों में बदलाव नहीं हुआ तो हमें बड़ा फैसला लेना होगा। सेठ और सेठानी चले गए, लेकिन अपने पीछे एक गहरी चोट छोड़ गए। गोरी की शिकायत सुन सुन कर वह टूट चुकी थी। उसे काली ने ही संभाला, लेकिन एक दिन अपना पूरा गुस्सा काली पर ही उतार दिया। यह क्या हो गया मेरी गोरी के साथ? सेठ और सेठानी शिकायत लेकर आए मेरे पास। लोग क्या कहेंगे? मेरी बेटी ने घर बर्बाद कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, मैंने तो बहुत बार समझाया था, गोरी बहन को थोड़ा व्यवहार सुधारना चाहिए, लेकिन आपने ही कहा था कि तू बड़ी होकर जलता है उससे। हाँ, अब तू भी यही रहेगी कि गोरी की ही सारी गलती है। सही बता, तूने तो कुछ नहीं किया। ऐसा तो नहीं सेठ सेठानी को तूने ही जाकर भड़काया हो? माँ, आप मुझ पर इल्जाम लगा रही है। मैंने तो हमेशा आपकी बात मानी, आपके ताने चुपचाप सहन किया। अब आप मुझ पर ही शक कर रही हैं। शक नहीं कर रही हूँ, मुझे पूरा यकीन है। तू ही चाहती थी कि गोरी की शादी टूटे ताकि सबको ये लगे कि तू ज्यादा समझदार है। तेरे मन में जहर है काली। माँ, अगर मेरी मेहनत और मेरी सेवा आपको जहर लगती है, तो वह जहर मैं आज आपके घर से ले जाती हूँ। अब मैं नहीं रुक सकती। जा जा और लौट कर मत आना, हमारे घर का भार हल्का हो जाएगा। और काली चल दी, बिना पैर रुके और बिना आंसू रुके। लेकिन इस बार वह टूटी नहीं, इस बार वह मजबूत हो गई थी। कहाँ जाऊँ अब? जिस घर को जीवन माना अब वही घर पराया हो गया। जिस माँ के लिए खुद को मिटाया उसने मुझे ही मिटा दिया। क्या मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं काली हूँ? जब इंसान सबसे ज्यादा अकेला होता है, तब भगवान किसी को भेजता है, कभी कोई दोस्त के रूप में तो कभी किसी अजनबी के रूप में। मनोज, जरा देखो वह लड़की कौन बैठी है। किसी का इस तरह से धूप में बैठना ठीक नहीं है। लगता है शायद वह परेशान है। हाँ मालिक, लगता है वह लड़की तो शायद रो रही है। कपड़े भी बहुत साधारण है, पर चेहरा शांत है। लगता है किसी अच्छे घर की है। मैं खुद जाकर पूछता हूँ। ऐसे समय में किसी की मदद करना ही हमारा धर्म है। क्षमा कीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन आप यहाँ क्यों अकेली बैठी है? क्या आप ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप कौन? मैं तो बस थोड़ी देर यहाँ बैठने आई थी। आपका चेहरा कह रहा है कि आप ठीक नहीं है। आंखें सब कह देती है। अगर आप मुझसे कुछ साझा करना चाहे तो आपको हल्का महसूस होगा। आप जैसे लोगों के पास समय कहाँ होता है गरीब की कहानी सुनाने का? ना मेरे पास घर है ना सम्मान। मैं उस बेटी की कहानी जिसे सब ने ठुकरा दिया। बेटियां ठुकराई नहीं जाती, समझी जाती है। आपका दुख किसी के बोझ से नहीं, दूसरों की सोच से है। मैं जमींदार का बेटा राजवीर सिंह हूँ, और उससे पहले मैं एक इंसान हूँ, और हर इंसान की कहानी सुनाने का अधिकार मुझे है। काली ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि उसकी आंखों में आंसू देखकर कोई रुक जाएगा। मुझे आज तक जीवन में ऐसा कोई नहीं मिला जो मेरे दिल की बात सुने, लेकिन आज जो आप कह रहे हो वह मेरे लिए दवा की तरह है। लेकिन मैं आपके सामने हाथ जोड़कर कहती हूँ, मुझे अपने रास्ते पर अकेला छोड़ दीजिए। मैं आपका आत्मसम्मान देखकर आपको और सम्मान देता हूँ।
लेकिन अकेलापन और आत्मसम्मान एक ही बात नहीं होती। आपको खाना चाहिए, पानी चाहिए और थोड़ा विश्राम भी। मेरे घर में मेरे माता पिताजी भी है। अगर आप चाहे तो कुछ दिन आप मेरे यहाँ रुक सकती है। कोई जोर नहीं, सिर्फ प्रस्ताव है। मालिक, लड़की तो बहुत समझदार लगती है। शायद भगवान ने उसे आपसे मिलवाने का कोई कारण रखा हो। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, पर सच कहूँ आज पहली बार दिल ने कहा कि कोई है जो सुन रहा है। तो आइए, आप मेरे घर, पूरा आदर सम्मान के साथ आपके लिए दरवाजा खुला है। आप जैसी आत्मा को घर देना मेरे लिए पुण्य का काम होगा। काली चल दी, लेकिन इस बार अकेले नहीं, उसके साथ एक उम्मीद थी जो उसे समझ रही थी। काली जमींदार के घर पहुंचती है। काली ने न कि वहां की रसोई संभाली, जबकि सभी के दिल भी जीतने शुरू कर दिए। आज मैं पहली बार किसी अजनबी के लिए कुछ बना रही हूँ, लेकिन पता नहीं ऐसा लग रहा है इन्हीं के लिए बनाने के लिए जन्म बीता हो। भगवान, बस खाना ठीक बन जाए। मुझे तारीफों का शौक नहीं, पर उम्मीद है खाना अच्छा ही बनेगा। वाह, ये कैसी खुशबू है माँ, ऐसा स्वादिष्ट गंध मैंने आज तक जीवन में नहीं लिया। लगता है खाना बहुत दिल से बना है। बिल्कुल बेटा, आज पहली बार हमारे घर में ऐसी बेटी आई है जिसे बिना कहे रसोई संभाल ली। काली बेटा, चलो तुम भी बैठो। नहीं माँ जी, आप लोग खाए। मुझे खाना खिलाकर जो संतोष मिलेगा वह किसी स्वाद से ऊपर है। अरे, ये स्वाद ऐसा लग रहा है किसी की रसोई से नहीं, किसी साध्वी की तपस्या से आया है। काली, तुमने जो खाना बनाया है वह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि आत्मा को छूता है। आपने मेरी तारीफ की, लेकिन मानिए मेरी माँ ने आज तक मेरी तारीफ नहीं की। मैंने तो हमेशा यही सुना, काली है तो तुझे सिर्फ काम करना पड़ेगा। बेटा, रंग भगवान की कला है, गुण तुम्हारी साधना है। मैं तुम्हें बेटी नहीं, इस घर की लक्ष्मी मानती हूँ। काली, क्या तुम ये जानती हो, तुम्हारी जैसी स्त्री यदि किसी घर में हो तो पूजा अपने आप होती है। तुम्हारा चुपचाप रहकर काम करना मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा है। और उस रात उस घर में एक खुशबू फैली, रोटी की नहीं, संवेदना की। काली अब उस घर की अतिथि नहीं, इज्जत बन चुकी थी। कभी कभी भगवान कुछ लोगों को तोड़ता है ताकि उन्हें फिर एक मजबूत रूप में बना सके। कुछ वक्त बीतता है और राजवीर को काली से प्यार हो जाता है। काली, तुम कुछ ही दिनों में मेरे घर की हिस्सा बन गई हो। ना किसी शर्त से, ना किसी प्रयास से, बस अपने स्वभाव से। आज मैं एक बात अपने दिल से कहना चाहता हूँ। जी राजवीर जी, बोलिए। यह आदेश नहीं, यह एक निवेदन है। मैं चाहता हूँ, क्या तुम मेरे जीवन की संगिनी बनोगी? मैं एक काली गरीब लड़की और आप एक इतने बड़े जमींदार के लड़के, आपको यह मजाक करना शोभा नहीं देता। तुम्हें क्या लगता है जो तुम्हारे स्वभाव से इतना प्रभावित हो, तुम्हारी मेहनत में सौंदर्य देखा है, वह मजाक करेगा? काली, मैंने जीवन में बहुत चेहरे देखे मगर तुम्हारे जैसा कभी नहीं मिला। बेटी, अगर तू हमारी बहू बनेगी तो हमारे घर का भाग्य बदलेगा। मैंने बहुत सी औरतें देखी है, लेकिन तेरी आंखों में जो शांति और सेवा है वो बहुत दुर्लभ है। माँ जी, आपने मुझे बहू कह दिया, बस यही मेरे जीवन के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। मैंने तो हमेशा तिरस्कार ही झेला है। अगर आज आप लोग मुझे अपनाएंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो बताओ काली, क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? हर दुख सुख में मेरा हाथ थामोगी? राजवीर बाबू, आपने मुझे इंसान नहीं आत्मा समझा। मैं किसी राजघराने के योग्य नहीं हूँ, लेकिन मेरी सेवा, मेरा समर्पण आपको मंजूर है तो मैं मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। जिस काली को दुनिया में ठुकराया, उसे अपनी ही माँ ने नहीं अपनाया, लेकिन उसे ऐसा जीवन साथी मिला जिसने उसकी आत्मा को अपनाया। कभी कभी जिंदगी में इंसान इतना खो जाता है जिसमें उसे अपनों की अहमियत समझ ही नहीं आती, और सब समझ में आती है तब वक्त हाथ से निकल चुका होता है। आज गोरी अपने ही कर्मों से टूटी थी।
माँ, उसने मुझे तलाक दे दिया है। वो कहता है मैं पत्नी कहलाने लायक नहीं। अब मैं कहाँ जाऊँ? जिस घर को मैंने ठुकराया आज वही मेरी आखिरी उम्मीद है। बेटी मैं भी क्या करूँ, जिसे देवता समझकर मैंने तुझे विदा किया था वही आज टूटी हुई मेरे आंगन में बिखरी हुई है। हम दोनों ने बहुत बड़ा धोखा खाया है, लेकिन शायद ये भगवान का इंसाफ है। और वो काली जिसे हम काली कहकर हंसते थे, उसने जमींदार के बेटे से शादी कर ली। वो तो अब रानी बन गई होगी। हाँ, किस्मत ने उसे बहुत कुछ दिया और हमने उससे बहुत कुछ छीना, पर जो दूसरों का हक छीनता है वो खुद एक दिन खाली हो जाता है। माँ काली से तो हमने हर एक दिन मजाक किया, उसका मजाक उड़ाया, उसे नौकरानी समझा और आज वही लड़की रानी बन गई है। ये सब हमारी वजह से हुआ। हाँ बेटी, हमने उसे कभी अपनी बेटी माना ही नहीं, ना उसका त्याग को देखा, ना उसकी विनम्रता को समझा। और ऊपर वाले ने देखा और उसे वहीं पहुंचाया जहां उसका हक था। माँ, क्या हम काली से माफी मांग सकते हैं? क्या वह कभी लौटेगी? क्या वह हमें गले लगाएगी? काली जैसी बेटियां कभी बदला नहीं लेती, वह तो माफ कर देती है, लेकिन लौटना शायद अब उनके लायक नहीं रहा। क्या आज भी वह हमें याद करती होगी? अगर वह याद नहीं करती तो वो काली नहीं होती। उसका दिल बहुत बड़ा है, हमसे कई ज्यादा। आज मैं समझ गई हूँ, सौंदर्य सिर्फ चेहरे में नहीं होता, असली सौंदर्य कर्मों में होता है। वही काली सबसे सुंदर थी। कहानी वही खत्म नहीं होती जहां आंसू बहते हैं। कभी कभी कहानी वहां खत्म होती है जहां पछतावे की नमी समझ की मिट्टी में मिल जाती है। काली को मिला उसका सम्मान और गोरी को मिला उसका सबक, और माँ को मिली उसके कर्मों की सजा।